हेलो गाइस, इस वीडियो में हम हिस्ट्री ऑनर्स पेपर के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बक्सर युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो जो भी हमें आंसर लिखना होता है ना, आंसर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर हम बॉडी लिखते हैं, उसके बाद में हमें कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन लिखना होता है। इस तीन प्रकार से हम अगर आंसर को लिखते हैं तो फिर हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है और टॉपिक वाइज लिखना है। जो भी हम आंसर बताएंगे वो सिंपल लैंग्वेज में होगा ताकि आपको याद करने और पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना तथा अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई बंगाल के नवाब द्वारा दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों के दुरुपयोग और ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेशवादी महत्वाकांक्षाओं का परिणाम था। इसका मतलब हुआ कि बंगाल के नवाब जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दिए हुए थे, जिन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, और वह अपनी अधिकार जमाना चाहता था, इसलिए यह युद्ध जारी किया गया, यानी यह युद्ध हुआ। तो बक्सर युद्ध के कारण थे और निम्नलिखित है। तो कौन कौन से कारण थे, इसको हम टॉपिक वाइज आंसर लिखेंगे। तो जब हम टॉपिक वाइज आंसर लिखेंगे या समझेंगे तब हमें आसान से लिख सकते हैं, पढ़ने में और रटना भी नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे मार्क्स मिलते हैं टॉपिक वाइज आंसर लिखने पे। तो इसे हम बॉडी समझते हैं। ठीक है, इसे हम बॉडी कहते हैं। ये बॉडी में आता है, यहाँ पे बॉडी वगैरह नहीं लिखना है, लेकिन बॉडी में आता है। ठीक, तो एक नंबर यहाँ पे हम टॉपिक बनाएंगे कि बंगाल में संप्रभुत्व की समस्या। तो अंग्रेजों से हुए समझौता के अनुसार मीर कासिम ने अपने वचनों को पूरा कर दिया। उसने अंग्रेजों का धन और जिले दिए, ऋण भी चुकाया, सेना का शेष वेतन भी दिया और आर्थिक सुधारों से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने लगा। मतलब कि जो अंग्रेजी सेना जो बताए हुए थे, वो कर भुगतान करने के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। ठीक है, और अपने स्थिति को सुधार करने लगा, वह नए नए नियम कानून लागू करके। अब वह योग्य एवं दृढ़ स्वतंत्र शासक होना चाहता था, अर्थात अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता। जबकि अंग्रेजी एक शक्तिशाली नवाब सहन नहीं कर सकते थे, वे केवल उन पर आश्रित रहने वाला नवाब चाहते थे। मतलब कि जो अंग्रेजी सेना चाहती थी नवाब वही करे, अपने मन से नियम कानून वगैरह लागू नहीं करे। अंग्रेज ये चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज बंगाल की स्थिति अपने हाथों में रखना चाहते थे। मीर कासिम इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोनों में शक्ति और सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। ठीक है, उसके बाद हम सेकेंड नंबर टॉपिक बताएंगे या बनाएंगे कि संरक्षण की नीति का त्याग। इस टॉपिक में हम लिखेंगे कि क्लाइव और कंपनी की कलकत्ता काउंसिल के सदस्य नवाब के डर से भागे हुए दोषी अधिकारी को शरण और संरक्षण देते थे। कलकत्ता में कंपनी के नवीन गवर्नर वांसी टाट ने हस्तक्षेप और संरक्षण की यह नीति त्याग दिया। पटना में बिहार का सूबेदार राम नारायण नवाब के आदेशों की अवहेलना करता था, क्योंकि उसे राजा का संरक्षण प्राप्त था, अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था। मतलब कि जो भी बंगाल के नवाब से जो भी उनके विद्रोही थे, उसको अंग्रेज संरक्षण देते थे, अपने अधिकार में ले लेते थे, कुछ पैसे वगैरह लेकर। ठीक है, जब मीर कासिम ने उससे पद से पृथक किया और उसकी संपत्ति जब्त कर लिया, तब वांसी टाट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और राम नारायण को नवाब को सौंप दिया। इसके अधिकारी का वह गुट जो अंग्रेज पर निर्भर था वह बिखर गया। इससे मीर कासिम का मनोबल बढ़ा और उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर अंग्रेजों से मुक्त होने का प्रयास किया। मतलब कि मीर कासिम था जो अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में नहीं रहना चाहता था। ठीक है, वह स्वयं अपनी नीति को लागू करना चाहता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अंग्रेजों का व्यापारिक विवाद। और अंग्रेजों के साथ कौन से व्यापारिक विवाद थे, तो मुगल सम्राट के ने अंग्रेजी कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने का सुविधा दी थी, जबकि कंपनी के कर्मचारियों ने अपने निजी लाभ के लिए इस सुविधा का दुरुपयोग किया। वे बंगाल में अपने व्यापारिक माल पर कर नहीं देते थे। ठीक है, जो अंग्रेजी सेना था व्यापारिक माल पर कर नहीं देता था। इससे वे भारतीय व्यापारियों की अपेक्षा सस्ता माल बेचते थे, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो सस्ता लगेगा। जैसे कि अभी जीएसटी देना पड़ रहा है, 18% जीएसटी जो दे रहा है, उसे तो अधिक
लेगा ना जीएसटी, जैसे 100 रुपया में बेच रहा है तो जीएसटी 18 को जोड़कर 118 होगा, यानी वो 120 में बेचेगा और पहले 100 में बेचता था। तो इस प्रकार से थे। तो ब्रिटिश अधिकारी अपने सिग्नेचर भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे, अर्थात वे भारतीय व्यापारी से घूस लेकर अपनी सिग्नेचर प्रथा के आधार पर उनका माल भी चुंगी से मुक्त कर देते थे। मतलब कि जो अंग्रेजी व्यापारी थे वे अपने सिग्नेचर यानी टैक्स का जो सिग्नेचर दे देते थे तो उनका भी टैक्स नहीं लगता था, और ये टैक्स नवाब को नहीं मिलता था, इसलिए नवाब को घाटा हो रहा था। नवाब को करों से होने वाली आय में कमी होती जा रही थी और प्रशासन में दुर्बलता आ गया था। ठीक है, जिसके बाद मीर कासिम ने अंग्रेजों से उनके व्यापारिक माल पर कुछ चुंगी देने के लिए आग्रह किया। मतलब कि अंग्रेजों के जो व्यापारी थे उन पे भी टैक्स लगाना चाहता था। ठीक है, मीर कासिम इस विषय में समझौता करना चाहा किंतु वह असफल रहा, जिसके कारण मीर कासिम ने बंगाल को मुक्त व्यापार का प्रदेश बनाकर सभी व्यापारियों के माल पर चुंगी हटा दी। अब क्या किया कि मीर कासिम ने जो भी टैक्स लेता था वो बंगाल से टैक्स हटा दिया। अब टैक्स के हटाने के बाद क्या हुआ कि जो भी अंग्रेज था उसका भी अगर 100 रुपये में वो भी बेचता था, और जो भारतीय सामान है उस पे टैक्स यानी जीएसटी, अभी समझिए हम लोग जीएसटी लगाकर यहाँ पे 120 में वो बेचते थे, 120 में बेचते थे। अब टैक्स नहीं लगता है, दोनों का समान ही हो गया। ठीक है, तो जिससे भारतीय व्यापारियों और अंग्रेजों दोनों के व्यापारिक माल एक ही स्तर पर आ गया, यानी दोनों का रेट सेम हो गया। अंग्रेजों का व्यापार एकाधिकार छीन लिया गया। इससे अंग्रेज अत्यंत ही रुष्ट हो गए और कलकत्ता के काउंसिल में नवाब से भारतीयों पर पुनः व्यापारी कर लगाने की मांग की। मतलब कि अंग्रेजों ने फिर से बोला कि फिर से आप टैक्स लगाओ, और कर मुक्ति से अंग्रेजों की जो क्षति हुई थी उसे पूरा करने को कहा, और जो भी घाटे हुआ था यानी कम माल बिकता था, इनका सेलिंग कम होता था, जो भी उनसे घाटा हुआ था वो पूरा करने के लिए बोला। किंतु नवाब ने अंग्रेजों की यह मांग ठुकरा दिया। अतः अंग्रेज नवाब संघर्ष अनिवार्य हो गया। मतलब कि बक्सर का युद्ध अनिवार्य हो गया। युद्ध एक बार में नहीं होता है, इसके कई छोटे छोटे कारण होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कारण के कारण ही युद्ध प्रारंभ होता है। उसका 4 नंबर टॉपिक बनाएंगे हम, मीर कासिम के विरुद्ध षड्यंत्र। और इस टॉपिक में हम लिखेंगे कि अंग्रेजों ने यह अनुभव कर लिया था कि मीर कासिम उसके नियंत्रण से बाहर निकल गया है, इसलिए उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके मीर जाफर से गुप्त संधि की। इसके अनुसार उसे पुनः नवाब बना दिया। मतलब जब पहले मीर जाफर को संधि कर लिया, यानी मीर कासिम जो युद्ध हुआ ना बक्सर का, वो एक तरफा युद्ध था, क्योंकि जो भी अंग्रेज थे और जो भी मीर कासिम के विद्रोही थे, ठीक है, विद्रोही थे, उन्हें अपने में अंग्रेज ने मिला लिया, और उसके बाद में जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें सभी एक तरफ हो गए और मीर कासिम अकेला पड़ गया। उसका सेना भी अच्छे से नहीं लड़ा, इसलिए वो हार गया। इसके बदले वह अंग्रेजों को कर मुक्त आंतरिक व्यापार की सुविधा देगा और अंग्रेजों की क्षतिपूर्ति भी करेगा। मतलब कि जो मीर कासिम टैक्स हटा दिया था उसे मीर जाफर लागू करेगा। उसके बाद क्या करेगा, जो भी घटा हुआ था अंग्रेजों को उसे भी पूरा करेगा। इसके लिए कलकत्ता के काउंसिल ने पटना में अंग्रेज व्यापारी कोठी के एजेंट एलिस को पटना पर आक्रमण करने के आदेश दिए तथा उसकी सहायता के लिए कलकत्ता से 6 नावों पर युद्ध सामग्री व हथियार भेजे। लेकिन मीर कासिम को यह भी इस षड्यंत्र और आक्रमण की तैयारी का पता लग गया था, इसलिए उसने युद्ध की तैयारी कर ली और अंग्रेजों की युद्ध सामग्री से लदी हुई पटना जाती हुई जहाज नावों को मुंगेर में रोक लिया, यानी रोक कर अपने अधिकार में ले लिया, उसे पकड़ लिया। इस बीच एलिस ने पटना नगर पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया, किंतु मीर कासिम ने शीघ्र ही आक्रमण कर एलिस को परास्त कर उससे पटना वापस ले लिया तथा पटना से लगभग 200 अंग्रेजों को बंदी बना लिया। मतलब कि एलिस पे आक्रमण करके जो अंग्रेजी सेना था उसको 200 सेना को बंदी बना लिया मीर कासिम ने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो मीर कासिम की पराजय और पटना हत्याकांड, यानी पटना में जो हत्याकांड हुआ उसके बारे में हम 5 नंबर टॉपिक लिखेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, जैसे पटना की
घटना से मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। कंपनी ने मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, जो पहले संधि किए हुए थे, और अंग्रेज सेना को मीर कासिम के विरुद्ध भेज दिया। मीर कासिम ने पूरी शक्ति के साथ अंग्रेजी सेना का सामना किया, लेकिन अपने सैनिक के विश्वासघात के कारण अंग्रेज सेना ने मीर कासिम को परास्त कर दिया। मतलब कि जो भी उसका सेना था ना, वो अब विश्वासघात कर दिया, क्योंकि वो पैसे वगैरह लेकर अंग्रेजों के साथ मिल चुका था मीर कासिम का सेना, इसलिए मीर कासिम हार गया तथा उसकी राजधानी मुंगेर पर भी आक्रमण कर दिया। अब मीर कासिम पटना की ओर भागा। उसके विरुद्ध अंग्रेजों के षड्यंत्र और उसकी विजय से मीर कासिम इतना क्रोधित हो गया कि उसने पटना में अंग्रेजों के लिए घोषणा कर दिया कि यदि अंग्रेजी सेना युद्ध बंद नहीं करेगी तो वह समस्त अंग्रेजी बंदियों को, यानी जो 200 को पकड़ा था, वह 200 को पकड़ा था, उसका वध कर देगा। लेकिन अंग्रेज ने इसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद मीर कासिम ने एलिस सहित अन्य सभी अंग्रेज बंदियों को पटना में कत्ल करवा दिया, जो पटना हत्याकांड कहलाता। तो इस प्रकार से हम 5 टॉपिक बनाएंगे। उसके बाद हमें बक्सर युद्ध के परिणाम निम्नलिखित है। परिणाम में हमें क्या क्या लिखना है वो यहाँ पे देखिए आप। परिणाम में हम लिखेंगे कि माना जाता है कि बक्सर का युद्ध निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने प्लासी के युद्ध द्वारा प्रारंभ किए अंग्रेजों के कार्यों को पूर्ण कर दिया। बंगाल में राजनीतिक सत्ता और प्रभुत्व स्थापित करने का जो कार्य प्लासी के युद्ध के द्वारा प्रारंभ किया गया था, वह कार्य बक्सर के युद्ध में पूर्ण कर दिया। प्लासी के युद्ध में विजयी होने पर अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए थे। उनको बंगाल में राजनीतिक सत्ता और अधिकार प्राप्त हो गया। इस प्रकार से क्योंकि मीर कासिम हट गया और उसे मतलब नवाब से हटा दिया गया, तो इस प्रकार से अंग्रेजों का एक अधिकार हो गया। किंतु बक्सर के युद्ध ने उनको बंगाल का ऐसा स्वामी बना दिया जिसे 1947 के पूर्व कोई नहीं हटा सका। यानी बंगाल पे उनका पूरा अधिकार हो गया अच्छी तरह से। अब बंगाल पर अंग्रेज कंपनी का प्रत्यक्ष शासक स्थापित हो गया, यानी शासन स्थापित हो गया। बंगाल को कंपनी के शासन में जकड़ लिया। इसके अलावा बक्सर विजय के बाद अंग्रेजी सेना ने आगे बढ़कर इलाहाबाद चुनार पर भी अधिकार घोषित कर दिया या अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे है कि बक्सर युद्ध के राजनीतिक परिणाम और महत्व उसके सैनिक परिणामों से अधिक महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में मीर कासिम के साथ अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम भी अंग्रेजी द्वारा यानी अंग्रेज सेना द्वारा परास्त किए गए। इससे अवध का नवाब सिराजुद्दौला आतंकित हो गया और परास्त होने पर कंपनी के चरणों में आ गया और मुगल सम्राट भी अपनी कंपनी के हाथों में चला गया। अब मुगल सम्राट अंग्रेजों की दया और सहायता पर निर्भर हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इससे इलाहाबाद की संधि करके बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त कर ली। इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अंग्रेजों का विधिवत अधिकार स्थापित हो गया। अब बंगाल के नवाब की स्वतंत्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। ठीक है, और मीर कासिम के साथ हुए संघर्ष ने अंग्रेजों को यह स्पष्ट कर दिया था कि बंगाल के नवाब के समस्त अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो अब बंगाल और इसके साथ बिहार और इलाहाबाद, इन सभी पे अधिकार हो गया अंग्रेजों का पूरी तरह से। अब हमें क्या करना है कि कंक्लूजन, जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में क्या लिखना है, तो निष्कर्ष अपने से आप खुद बना सकते हैं। जो भी आप इसमें पढ़े हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसे हम कंक्लूजन में लिखते हैं। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि अब बंगाल का नवाब अंग्रेजों की कठपुतली बन गया तथा अवध का नवाब अंग्रेजों पर आश्रित हो गया। बक्सर विजय के बाद अंग्रेजों को वे सभी व्यापारिक अधिकार सुविधाएं पुनः प्राप्त हो गई जो मीर जाफर के समय उनको दी गई थी। अब कंपनी द्वारा बंगाल का आर्थिक शोषण तीव्र गति से उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। अंग्रेज प्रशासन और व्यापारिक एकाधिकार के से बंगाल के भारतीय व्यापार, उद्योग, व्यवसाय और भूमिकर व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। यानी जो अब अंग्रेज थे ना, अंग्रेज जैसे चाहते थे वैसे टैक्स वगैरह लगा देते थे और अपने तरीके से वह टैक्स की वसूली करते थे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं।
और इसका पीडीएफ जो आपको कैसे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।